नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का अध्याय 3। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम ये 2 पॉइंट पढ़ चुके थे। पहला हड़प्पा की कहानी और इसके बाद हम पढ़ चुके थे इन नगरों की विशेषताएं, और हम ये भी जान चुके थे कि इस समय कौन कौन से हड़प्पा के नगर थे। ठीक है दोस्तों, हमने इस मैप के जरिए जाना था। ये हमारा मैप है, हमने इसके जरिए पुरातत्व स्थलों के बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, ये आरंभिक नगर थे हमारे देश के, ठीक है, जो उत्तरी भाग में स्थित थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जाना था, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं कुछ नगर इसमें से। ठीक है, तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमने जाना था और हमने इन नगरों की कुछ विशेषताएं भी जानी थी। अब आइए आगे हम जानते हैं कि इस समय किस प्रकार के भवन बने होते थे, भवन की क्या विशेषताएं थी, भवन किस प्रकार से बनते थे, और यहाँ पे सड़कें पक्की थी या कच्ची, यहाँ की नाली कैसी थी, यहाँ का जल निकासी कैसे थी, इनके बारे में हम इस भाग में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय, हड़प्पा काल के समय किस प्रकार के भवन बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम इस समय के भवनों के बारे में जानेंगे। देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस समय के नगर कैसे होते थे, 2 मंजिला या फिर 1 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो घर का आंगन था, इसका मतलब ये हुआ, घर का आंगन, ये बीच में आंगन होता था और इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये कमरे हो जाते थे, बनाए जाते थे। ठीक है, अगर आपका भी गांव में घर होगा तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी बीच में आंगन रहता है और इस आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है दोस्तों, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, तो इन घरों में अलग से स्नान घर होता था जहाँ पे उस समय के लोग जाके स्नान करते होंगे, और कुछ घरों में कुआं भी होता था पानी के लिए। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ठीक है, बहुत से नगर ऐसे थे जिनमें वर्तमान, जैसे हमारे अभी वर्तमान समय में ढके हुए नाले बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से इस समय के नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें बहुत ही सावधानी से एक सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है, तो जैसे अभी वर्तमान में नालियाँ बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से इन प्राचीन नगरों में भी नालियाँ बनाई जाती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण जगह जगह मैन होल बनाए गए थे। ठीक है, तो देखिए, सभी नालियां ढकी हुई थी, तो उन्हें समय समय पर साफ करने के लिए उनमें जगह जगह पे क्या बनाए गए थे, मैन होल बनाए गए थे, जहाँ से नालों को साफ सफाई और उनकी देखभाल की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये नगर पूरा का पूरा एक साथ बनाया जाता था, पूरा नक्शा बना के फिर उस दर पे नगर का निर्माण किया जाता था। देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, तो देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से हड़प्पा के नगरों की चिनाई की गई है, किस प्रकार से इस समय की दीवारें बनाई गई हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भी कुछ इसी प्रकार से ईंटों की दीवार बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी घर बनता हुआ देखेंगे तो आप इसी तरीके से अभी वर्तमान समय में भी ईंटों की चिनाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चित्र है हड़प्पा सभ्यता के समय का। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था और फिर आज ये अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हमें उन दोनों की तुलना करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को फिर से देखें और इस वीडियो को फिर से देखें और फिर आप इनका कंपेयर करें, तो आपको कुछ अंतर इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो वो अंतर आप कमेंट बॉक्स में दें कृपया। अब आइए जानते हैं इस समय का नगरीय जीवन कैसा था। ठीक है, तो नगरीय जीवन इस समय कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ठीक है, रहा करती होगी। तो इस समय का जो नगर थे, हड़प्पा के जो नगर थे, उन नगरों में बहुत हलचल रहा करती होगी। तो कैसे पता चला इन्हें, कैसे रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे।
जो बच नहीं पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं, आभूषण मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधार पर यह संभावना व्यक्त की गई है इस पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जीवन की जो संभावना है, वहाँ पे जो चीज़ें मिली उसी के आधार पर बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ही हलचल चहल पहल रहती होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ की नगर योजना, ठीक है, नगर योजना को बनाने में, इमारतों को बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ठीक है, कुछ लोग दूर दूर से जो शासक थे वो अपने श्रृंगार के लिए दूर दूर से कुछ धातुएं, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते होंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो लिपिक थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और साथ में कहीं कुछ अन्य चीज़ें भी लिखते होंगे। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, क्यों है संभावनाएं? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मिली उसी के आधार पर ये सारी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि लाल कलर का मटका होता था जिसपे काले कलर से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो ये कैसे अनुमान लगाया, या कुछ और चीज़ें मिली हैं उनसे ये सारी चीज़ें कैसे अनुमान लगाई? तो देखिए ये कौन करता होगा? शिल्पकार ही करेगा आखिरकार, इसलिए यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया है कि ये सारी चीज़ें शिल्पकार और स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। ठीक है, और वहाँ से क्या लाते थे? वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे दूर देश के किस्से कहानी। ठीक है, अपने साथ में दूसरे देशों के किस्से कहानी भी अपने साथ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं इनमें जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खिलौने मिले तो इससे क्या अनुमान लगाया कि वहाँ के बच्चे खिलौने खेला करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बात कैसे पता पड़ी कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे? तो देखिए क्या हुआ, जब अलग अलग शहरों की खोज हुई, ठीक है, अलग अलग प्राचीन नगरों की खोज हुई, तो वहाँ पे हर नगर में कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ मिली। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मोहर हड़प्पा में भी मिली और वही मोहर फिर कहाँ मिली? किसी दूसरे स्थान पे भी मिली। तो इसी प्रकार से कुछ और चीज़ें होंगी, मनके होंगे, एक से मनके दूसरे कई शहरों में मिले होंगे। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि इस समय के लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अलग अलग चीज़ों को लेने। अब देखिए ये एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से नालियों का योजना बनाई गई है, किस प्रकार से ये नालियां बनी हैं ताकि पानी यहाँ से बाहर ले जाया जा सके। ये मैनहोल बना है जिससे नालियों की साफ सफाई की जाती थी। ठीक है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मोहरें। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये मोहर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये मोहर हो गई और उस समय के ये कुछ खेल खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेला करते थे। ठीक है, तो इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे प्राचीनतम उदाहरण में से एक है। ये लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। ठीक है, तो ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ठीक है, तो देखिए आपको अपने नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाना है और उनमें से ये देखना है कि कुछ लोग मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं अथवा नहीं। ठीक है, नगर और अन्य शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, पंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई जाती थी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मिली हैं वो किससे बनती थी? पत्थरों से बनती थी, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने, चांदी, इन सभी धातुओं से वो चीज़ें बनती थी। ठीक है, तो तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बनती थी वो इन्हीं पदार्थों, इन्हीं धातुओं से बनती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। ठीक है, क्या चीज़ें मिली हैं? सबसे आकर्षक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो मनके, बांट और फलक, ये सारी चीज़ें सबसे आकर्षित करने वाली हैं। आइए ये चीज़ें यहाँ पे ये चित्र दिया है, इनके चित्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर चित्र बना हुआ है आप देख पा रहे हो, ये ऊपर चित्र है, ये किस चीज़ का चित्र है?
पत्थर के बांट है। ठीक है, ये कैसे हैं? पत्थर के बांट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है? इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बांट है ये किस पत्थर से बने हुए हैं? चट पत्थर से बने हुए हैं। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो बांट थे वो कैसे बनाए जाते थे, किस पत्थर के होते थे। तो आप अपने इस पॉइंट में लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो में मिले बांट चट पत्थर से बने थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इन जो बांट हमने अभी ऊपर देखे उन्हें किस लिए बनाया गया था? उन्हें बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, ठीक है, देखिए अब हम इस तरफ देखेंगे, ये दोनों चित्रों को देखेंगे तो ये मध्य में क्या बने हुए हैं? मन के बने हुए हैं। इनमें से कई कर्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो मन के बने हैं ये आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, ये कैसे बने हैं? कर्निलियन पत्थर से बने हैं। ठीक है, तो ऐसा भी पॉइंट आप आ सकता है आपके लिए कि जो मोहनजोदड़ो में जो आभूषण मिले हैं वो किस पत्थर के हैं। ठीक है, या आपको इस एक प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो के समय जो मनके और जो वस्तुएं मिली हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, तो आप उन विशेषताओं में इनको लिख सकते हैं कि इस समय के जो मनके मिले हैं वो किस पत्थर के हैं? कर्निलियन पत्थर के बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनमें बीच में छेद किए गए, ठीक है, ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, ये वो व्यक्ति का मूर्ति है जिसके लिए क्या कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। अभी हमने ऊपर देखा था मोहर को जिसमें जानवर के चित्र बना था। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको फिर से उस मोहर को बता देता हूँ। ये है वो मोहर, देख सकते हैं आप, इसमें क्या है? एक जानवर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इस समय की मोहर में जानवरों का चित्र बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 पे उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वहां भी धातुओं का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे? तो हाँ मित्रों, वो पत्थर के बांट जरूर बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है दोस्तों, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या खेती होती थी? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है। ठीक है दोस्तों, तो विशेषज्ञ, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि विशेषज्ञ किसे बोलते हैं। ठीक है, तो विशेषज्ञ किसको बोलते हैं? जिसके पास किसी एक चीज बनाने को उसके पास उस चीज को बनाने का खास प्रशिक्षण होता है, जैसे कि पत्थर को तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, तो इन सब को एक विशेषज्ञ ही करता है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान समय में हमें अगर कपड़े सिलवाना हो तो हम दर्जी के पास जाएंगे, तो दर्जी क्या है? कपड़े सिलने में की विशेषता रखता है। पृष्ठ 28 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कोई अनगढ़िया इस काम को नहीं करेगा, कोई विशेषज्ञ ही ऐसे काम को कर सकता है। आप इस मूर्ति को देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी दाढ़ी बनी हुई है इस मूर्ति में, या आप देख सकते हैं दाढ़ी के बाल, इसका कान देख सकते हैं कितने अच्छे से बना हुआ है। इसका जो कपड़ा पहना है, इसके फूल देख सकते हैं, सारे फूल लगभग एक समान
अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, सारे फूल आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे फूल बने हैं, सारे एक से ही लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसकी नाक देख सकते हैं, इसकी आंखें देख सकते हैं। तो ये कोई विशेषज्ञ ही करेगा, जो मूर्ति विशेषज्ञ होगा वही इस प्रकार की मूर्ति बना सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद ही कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम को करने में दक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस समय के बारे में यह पता नहीं है कि ये काम सिर्फ महिलाएं ही करती थीं या केवल पुरुष ही करते थे या फिर दोनों ही इस काम में दक्ष थे। हमें इस बारे में पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आइए फेयंस जान लेते हैं। फेयंस क्या है? फेयंस, इधर पे हम जानेंगे किसके बारे में। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो पत्थर और शंख है वो क्या है, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो जो फेयंस था वो कैसा, एक कृत्रिम चीज है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेयंस क्या है, एक कृत्रिम वस्तु है। अब उसे किस प्रकार से बनाया जाता था? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, तो फेयंस कैसे बनाया जाता था? देखिए, बालू या स्फटिक, ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ठीक है, गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, तो फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से फेयंस बनता था और फिर फेयंस से मन के चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा अध्याय 3 का दूसरा भाग। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने कुछ चीज़ें समझी, जानी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कच्चे माल की बारे में। ठीक है, कि इस समय के लोग किस प्रकार से कच्चा माल उपलब्ध कराते थे अपने उद्योगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।